ये सबसे की टॉपिक है इंश्योरेंस में, क्योंकि टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आते हैं। इंश्योरेंस अवेयरनेस में इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो टर्मिनोलॉजी पे ही आते हैं। और मैं इसको काफ़ी आराम आराम से पढ़ाऊंगा, मतलब एक वीडियो में 5-6 ही टर्मिनोलॉजी कवर करूंगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हम इसे समझेंगे, जिससे आप भूले ना। कंसेप्चुअली समझेंगे, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं टर्मिनोलॉजी और बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो ये हम मल्टीपल पार्ट्स में कवर करेंगे। कितने, ये अभी कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से 5 या 6 वीडियो तो हो ही जाएंगे इसके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 1। इसमें हम जितनी भी इंश्योरेंस हैं वो उनके सारे टर्मिनोलॉजी समझेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन, जिसे बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट रेशो जो नंबर ऑफ क्लेम्स एक कंपनी को मिलते हैं। पहले तो क्लेम क्या होता है? क्लेम होता है जब जिस चीज़ के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है, जिस इवेंट के लिए करवाया है, और अगर वो इवेंट हो जाए तो आप कंपनी से पैसा मांगने जाते हो, उसे क्लेम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस करवाया 5 लाख का, कि अगर कल को गाड़ी में डैमेज हो जाता है या गाड़ी चोरी हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। और अगर ये मान लीजिए इवेंट हो गया, जिस इवेंट के लिए आपने ये करवाया है, अपना प्रोडक्ट इंश्योर करवाया है, अगर वो इवेंट हो गया, मान लीजिए गाड़ी चोरी हो गई, तो आप कंपनी के पास जाते हैं 5 लाख लेने। इसे क्लेम बोलते हैं। आप अपना क्लेम कंपनी को दे रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी आपका क्लेम रिसीव करेगी। आप एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पैसा रिलीज कर दो, उसे बोलते हैं क्लेम। तो जितने क्लेम एक कंपनी को मिलते हैं उसमें से कितने कंपनी ने सेटल करे, उसे बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लेम सेटलमेंट रेशो जनरली 95% से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। राइट, ऐसा कोई इर्डई की तरफ से नहीं है, लेकिन जनरली एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि 95, 96, 97, 98, अगर इतने क्लेम कंपनी सेटल कर रही है जितने उसे मिले, तो फिर वो एक बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो जितने भी क्लेम रिक्वेस्ट उसे मिलती है वो अगर मैक्सिमम सेटल कर रही है, आइडियली तो 100% ही होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, उसमें कंपनी की गलती नहीं है। कई बार क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो कोई इन्फॉर्मेशन छुपाता है कंपनी से, तो कंपनी को पूरा अधिकार है कि वो क्लेम ना दे। राइट, जैसे हम बात करते हैं ना अटमोस्ट गुड फेथ, एक प्रिंसिपल होता है इंश्योरेंस का, अटमोस्ट गुड फेथ। मान लो लाइफ इंश्योरेंस है, कंपनी ने आपसे पूछा कि आप स्मोकिंग करते हो, आपने कहा नहीं जी मैं तो नहीं करता, और उसके बाद आपकी लंग कैंसर हो गया आपको, और डॉक्टर ने ये प्रूव करके बोल दिया कि भाई देखो आपने स्मोकिंग करी इस वजह से हुआ, तो आपकी जब डेथ होगी तो कंपनी को पूरा अधिकार है कि वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे। कई बार प्रॉपर पेपर वर्क नहीं होता, वो सब नहीं होता, तो उस वजह से भी क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। कई बार जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लोग फॉलो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ जो मेरे दोस्त के साथ हुआ। मेरे दोस्त ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा किसकी ली, और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस उसने लिया। ठीक है, कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया, कल को बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में इलाज चलता है, तो 5 लाख रुपए तक कंपनी पे कर देगी। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसका 1 लाख रुपए का बिल आया। अब क्या हुआ, उस इंश्योरेंस पॉलिसी में यह था कि आप जो हॉस्पिटल का कमरा लोगे ना, तो एक दिन का चार्ज 10,000 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मेरा दोस्त है उसने जो कमरा लिया हॉस्पिटल में, और यहाँ तो गुड़गांव में एकदम 5 स्टार हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बहुत महंगे, उसने जो कमरा लिया वो 25,000 रुपये पर डे था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने वो सेटल नहीं किया क्लेम। ठीक है, उनका पूरा अधिकार है। टर्म्स एंड कंडीशन हमें अच्छे से पढ़ने होते हैं जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्लेम सेटल अगर कम हो रहे हैं तो मतलब कंपनी की गलती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लो कोई कंपनी है, आप कहो जी उसने तो 98% क्लेम सेटल करे हैं, 2% लोगों के क्लेम क्यों नहीं दिए, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी की गलती है। कई बार टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जो है वो पर्सन फॉलो नहीं करता, तो कई कारण से क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कई बार फेक क्लेम डाल देते हैं लोग, वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो सब है। खैर, क्लेम सेटलमेंट रेशो आप समझ गए, इसकी बारीकियां समझते हैं। सबसे पहले तो क्लेम सेटलमेंट रेशो कैलकुलेट कैसे करते हैं? बड़ा आसान है। जितने भी क्लेम कंपनी को मिले, तो क्लेम रिसीव्ड जितने हैं उसको रखो डिनोमिनेटर में, और जितने क्लेम सेटल करे, जितने क्लेम पे करे कंपनी ने उनको, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर 10 क्लेम कंपनी को मिले और कंपनी ने 9 सेटल कर दिए तो मतलब 90% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। ठीक है, तो कुछ ऐसे रीज़न बताओ जिनकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं, जैसे फ्रॉड है कस्टमर की तरफ से, पॉलिसी होल्डर की तरफ से, या इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन मतलब होता है, मतलब आप, मतलब कोई दूसरा पर्सन बन के दिखाना, राइट, ये होता है कई बार इम्पर्सोनेशन। जैसे मान लो मेरी इंश्योरेंस है और मेरे दोस्त की नहीं है, मेरा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो डॉक्टर से सेटिंग कर ली कि बिल मेरे नाम से बना दे। यानी मैं, मतलब मेरा जो दोस्त है वो कह रहा है कि डॉक्टर को कि मैं आपको थोड़े से पैसे वैसे दे दूंगा रिश्वत के तौर पे, आप मेरे दोस्त के नाम पे वो बना दो। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई ठीक है, मेरे नाम पे बना दो, कंपनी से मिल जाएगा मुझे। तो ये इम्पर्सोनेशन है। इम्पर्सोनेशन मतलब ये पर्सन किसी दूसरे के नाम से बिल बनवा रहा है, ये पर्सन अपने आप को ऐसे दिखा रहा है ये कोई और व्यक्ति है, इसे बोलते हैं इम्पर्सोनेशन। या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। जैसे मान लो आपने कहा जी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपने झूठ बोला पैसे लेने के लिए। हो सकता है आपकी जो गाड़ी है वो खराब हो गई हो और आपने खुद ही उसको थोड़ा बहुत तोड़ बोड़ लिया हो कि एक्सीडेंट में दिखाऊंगा तो पूरी रिपेयर हो जाएगी एक साथ। इस तरह से भी लोग करते हैं, इंश्योरेंस फ्रॉड बहुत होते हैं। तो उस केस में जो कंपनियां हैं वो रिजेक्ट कर देती हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो। सबको ये अधिकार रहता है कि वो इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर दे अगर कोई भी कमी है या कोई टर्म एंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करते हैं तो एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लीजिए। और कंपनियों को भी ये बोला जाता है, यानी जो इंश्योरर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन्हें भी ये बोला जाता है कि आप सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को दीजिए। अब क्लेम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मैच्योरिटी क्लेम और एक डेथ क्लेम। ये हम देख चुके हैं हमारे टर्म इंश्योरेंस वाले और एंडाउमेंट और यूलिप वाले वीडियो में। मैच्योरिटी क्लेम क्या होता है, जैसे एंडाउमेंट प्लान में होता है या यूलिप में होता है। आपने मान लो 20 साल के लिए इंश्योरेंस लिया, 20 साल के बाद आपको, अगर आप सर्वाइव कर गए तो 20 साल के बाद आपको मिलेगा मैच्योरिटी क्लेम। यानी जो आपने प्रीमियम भरे हैं 20 साल में, तो वो आपको ब्याज के साथ या यूलिप के केस में जो भी मार्केट परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको मिलेंगे। तो वो मैच्योरिटी क्लेम है। मैच्योरिटी क्लेम टर्म इंश्योरेंस में नहीं होते, ये सिर्फ एंडाउमेंट और यूलिप में होते हैं। और दूसरा है डेथ क्लेम। डेथ क्लेम जो है वो सिंपल है, वो तो चाहे वो एंडाउमेंट हो, चाहे यूलिप हो, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस प्लान हो, अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी है उसे जो पैसे मिलते हैं वो है डेथ क्लेम। तो दो तरह के क्लेम होते हैं जनरली। ये तो मैं बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस में। बाकी जनरल क्लेम जो गाड़ी चोरी हो जाए या कुछ भी, घर जल जाए या कुछ भी, तो वो तो क्लेम रहती हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, तो यहाँ पे आप सबकी देख सकते हैं। और ये एकदम लेटेस्ट है, फाइनेंशियल ईयर 22 की रिपोर्ट। इरडई क्या है ना, हर साल एक रिपोर्ट निकालता है जिसे बोलते हैं इरडई एनुअल रिपोर्ट। तो उसमें इंडिया की सारे कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो लिखे होते हैं और ये इरडई की वेबसाइट पे है, आप जाके उसे देख सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इरडई की वेबसाइट पे जाके एक पीडीएफ होता है एनुअल जो रिपोर्ट का, उसमें ये है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर कंपनियों का अच्छा है, 96-97% लगभग सबका ही है, 99 भी है। बजाज अलियांस का 99% क्लेम सेटल करता है। इसी तरह से मैक्स लाइफ का सबसे अच्छा है। मैक्स लाइफ का पिछले साल 99.34 रहा, जो कि सब कंपनियों में सबसे अच्छा है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो ये लाइफ डेथ क्लेम है ये, ठीक है, डेथ क्लेम सेटल करें हैं, तो ये है उसका। अब एक बड़ा अच्छा सवाल आपसे पूछता हूं कि क्लेम सेटलमेंट रेशो एक नंबर्स का भी होता है और क्लेम सेटलमेंट रेशो एक वैल्यू का भी होता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो क्यों? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, देखो, मान लो कोई कंपनी है, अभी पहले मैं नंबर की बात करता हूं। मान लो कोई कंपनी है, उसने 20 में से, ठीक है, उसने 20 में से 19 क्लेम सेटल कर दिए। उसके पास 20 क्लेम आए और उसने 19 सेटल कर दिए, तो आप कहोगे बहुत बढ़िया है, क्योंकि 19/20 इंटू 100 यानी कि 90 कितना हो गया ये, 95%। 95% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। ठीक कह रहा हूं मैं? 95 तो ठीक है, अच्छा है। मतलब आप कहोगे जी 95% क्लेम सेटल कर दिए, बढ़िया है कंपनी। लेकिन एक होता है क्लेम, ये तो नंबर्स की बात हुई कि भाई 20 मिले 19 सेटल कर दिए, ये तो देखना ही चाहिए आपको। लेकिन एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो बाय वैल्यू पे देखो, क्योंकि इसका क्या मतलब है आप समझिए। लेट से कंपनी के पास लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, मान लो
गाड़ी का इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है, यानी ऑटो इंश्योरेंस कर रही है, जो कि एक तरह का जनरल इंश्योरेंस है। कोई कंपनी ऐसी है जो गाड़ियों का इंश्योरेंस करती है। अब 19 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मारुति का इंश्योरेंस करवाया है। ठीक है, मारुति 800, अब तो 800 नहीं आती, मारुति 1000 बोल देता हूं। मारुति 1000 का करवाया है। मारुति 1000 गाड़ी का जो इंश्योरेंस है सबने करवा लिया, और 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। ठीक है, चलो, अब एक पर्सन है, उसने रोल्स रॉयस का करवा दिया इंश्योरेंस, और उसने 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवा दिया। रोल्स रॉयस जो है बहुत महंगी गाड़ी है, तो उसने 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवा लिया कि कल को अगर रोल्स रॉयस चोरी हो गई तो 2 करोड़ रुपया मुझे दे देना। अब देखिए, अब ये जो छोटे क्लेम है 4 लाख वाले, और मान लेते हैं कि 20 की 20 गाड़ियां चोरी हो गई, ध्यान से सुनना, 20 की 20 गाड़ियां चोरी हो गई, तो कंपनी ने क्या किया, ये वाले छोटे क्लेम तो सेटल कर दिए क्योंकि उनमें उतना नुकसान कंपनी का नहीं है। यानी कि 4 लाख वाले क्लेम तो सेटल कर दिए सारे, मारुति वालों को खुश कर दिया, ठीक है भाई ले लो पैसा। लेकिन रोल्स रॉयस वाले का जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो रेशो वही 95% है कि भाई ठीक है, 20 में से कंपनी ने 19 क्लेम सेटल कर दिए, तो आप कहेंगे 19/20 इंटू 100 मतलब 95% कर दिए। तो नंबर वाइज तो ठीक है, लेकिन वैल्यू वाइज तो नहीं है ना, क्योंकि वैल्यू वाइज निकालो। अब वैल्यू वाइज क्या है भाई, वैल्यू वाइज ये है 19 गाड़ियां थी, इनका क्लेम था 4 लाख का, तो ये कितना हो गया, 4 निम 36, 4 एकम 4 और 76 हो गया ना ये, तो 76 लाख का तो ये हो गया, ठीक है, और 2 करोड़ का वो, तो 76 लाख बाय 2.76 करोड़ इंटू 100, तो ये रेशो तो बहुत अलग आ जाएगा फिर। ये तो 50% भी नहीं हुआ, ये तो कुछ कितना हुआ, 25% के आसपास हुआ ये तो। समझ में आया? तो कई बार कंपनियां क्या कर सकती हैं, छोटे क्लेम सेटल कर देती हैं, तो वो नंबर में नहीं दिखाई देगा, वो वैल्यू में दिखाई देगा आपको। ये है क्लेम सेटलमेंट रेशियो बाय वैल्यू। टोटल कंपनी के पास कितनी वैल्यू के क्लेम आए, 2 करोड़ 76 लाख, यानी 276 लाख, और सेटल कितने करे, 76 लाख, तो ये तो रेशियो बहुत कम है। तो एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशियो सिर्फ नंबर से मत देखो, वैल्यू से भी देखा करो, और ये भी आपको पता चल जाएगा इडे की वेबसाइट पे। तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो समझाने के बाद अब मैं आपको समझाता हूं अगली इंपॉर्टेंट चीज, जिसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये सरेंडर वैल्यू। क्या होता है सरेंडर वैल्यू? सरेंडर वैल्यू जो होता है, ये वो पैसा होता है जो आपको वापस मिल जाएगा अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर कर दो या गिव अप कर दो। सरेंडर करना क्या होता है, जैसे हम फिल्मों में देखते थे ना बॉलीवुड की, कि विलेन बोलता था पुलिस वाले को सरेंडर कर दो, या पुलिस वाला बोलता था विलेन को कि सरेंडर कर दो। सरेंडर करना मतलब कोई चीज गिव अप कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं सरेंडर। ये टर्म यूज होता है सरेंडर वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए यूज होता है सिर्फ। अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आपने गिव अप कर दिया बीच में ही, तो आपको कुछ पैसा वापस मिल जाएगा, उसे सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये सरेंडर वैल्यू क्या है, आपने जितना भी प्रीमियम भरा है अब तक, उसका कुछ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। वो कितना मिलेगा वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं अभी। लेकिन अब एक बात बताइए, क्या टर्म इंश्योरेंस के अंदर सरेंडर वैल्यू का कंसेप्ट होता है? देखो, टर्म इंश्योरेंस जो होता है ना, टर्म इंश्योरेंस में आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता, ये तो आपको पता है। आप जितना प्रीमियम भरते हो टर्म इंश्योरेंस में, जितना भी आप प्रीमियम भरते हो वो आपको वापस नहीं मिलता, उसमें सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है, मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता। तो टर्म इंश्योरेंस के अंदर सरेंडर वैल्यू का कंसेप्ट नहीं होता। सरेंडर वैल्यू का कंसेप्ट होता है सिर्फ या तो एंडाउमेंट पॉलिसी में या यूलिप में, क्योंकि इसी में आप जो है उसको मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ना, वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, लेकिन कई बार ऐसा समय आ जाता है जब पर्सन को अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जी, मान लो आपकी उम्र है 40 साल और आपने 20 साल के लिए एंडाउमेंट पॉलिसी ले ली, मतलब आपका जो कवरेज पीरियड है वो है 20 साल, और आपने एज्यूम करते हैं कि पूरा अमाउंट लमसम में दे दिया, प्रीमियम भर दिया आपने, ठीक है। तो प्रीमियम आपने जो है 12 लाख रुपए प्रीमियम भर दिया, और 20 साल के बाद कंपनी ने आपको कहा अगर आपकी 20 साल के समय में मृत्यु हो गई तो हम आपको देंगे 20.8 लाख, ये आपके परिवार को दे देंगे, नॉमिनी को, और अगर नहीं हुई तो 20 साल के बाद आपको ये जो 12 लाख अमाउंट है ये लगभग 52 लाख रुपए करके मिल जाएगा।
ठीक है, यानी 20.8 लाख है आपका डेथ बेनिफिट और 52 लाख है आपका मैच्योरिटी बेनिफिट। तो यहां तो आपने लमसम में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो लमसम दे दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपने इस केस में पॉलिसी सरेंडर आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने पूरा प्रीमियम भर ही दिया, तो क्या दिक्कत है। लेकिन लेकिन मान लो आपकी उम्र है 40 साल और आपको अगले 20 साल में, आपने कहा मैं 20 साल में प्रीमियम दूंगा, मतलब हर महीने दूंगा मैं, ठीक है, हर महीने में प्रीमियम दूंगा। अब जो कंपनी है उसको आपने प्रीमियम भरा, सेम कंडीशन है कि ये जो 12 लाख प्रीमियम है मेरा, ये मैं 20 साल में दूंगा, तो वो उसी हिसाब से डिवाइड करूंगा, मैं पर मंथ दूंगा। कंपनी ने कहा ठीक है, कंपनी ने आपको वही सब कंडीशन है, वही उतना मिलेगा पैसा आपको उतने टाइम के बाद। लेकिन मान लो अब आप हर महीने प्रीमियम दे रहे हो ना, हर महीने, चलिए 10 साल तो आपने सही से भरते रहे प्रीमियम हर महीने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 50 साल के हुए, अचानक आपकी जॉब चली गई, आप जॉब करते थे, अब आपकी जॉब चली गई। अब भाई जॉब चली गई, पैसों की कमी हो गई, खर्चे बहुत हैं आपके, ईएमआई जाता है, वो है, ये है, वो है। तो अब आप जो है पॉलिसी को कहते हो मैं सरेंडर कर रहा हूं, मेरे पास अब प्रीमियम भरने के लिए पैसा नहीं है। समझ में आया? तो सबसे बड़ा जो रीजन होता है लोग अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं, वो ये होता है कि उनके पास पैसा खत्म हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और क्या रीजन हो सकता है? और भी रीजन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव है वो आपसे ढंग से बात नहीं करता, यानी कि कंपनी जो है उसकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो होता है सरेंडर का, पहले मैं आपको रीजन बता देता हूं सरेंडर के। तो लोग अपनी पॉलिसी सरेंडर क्यों करते हैं? लैक ऑफ मनी, कि भाई प्रीमियम भरने के लिए पैसा नहीं है, तो बीच में छोड़ देते हैं पॉलिसी, नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा। या अर्जेंट नीड ऑफ मनी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मान लो आपको पैसों की जरूरत पड़ी कभी जीवन में, और कहीं से भी जुगाड़ नहीं हो रहा, ठीक है ना, कहीं से भी नहीं हो पा रहा, आपको इतनी अर्जेंट जरूरत है, मान लो आपका बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में है, और आपको 3 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन है, आपको पैसे वो हैं चाहिए। कई बार होता है जीवन में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, नहीं होते पैसे, तो आप कहते हो एक काम करता हूँ, कुछ मेरे को राह नजर नहीं आ रही, मेरा एफडी भी खत्म हो गया, मेरा जो है ये भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, दोस्त भी नहीं दे रहे, ये वो, अब कहाँ से पैसा लाऊं मैं। तो मैं अपनी पॉलिसी जो चल रही है ना मेरी, मैं 10 साल से प्रीमियम भर रहा हूँ पिछले, तो वो जो है पॉलिसी सरेंडर कर देता हूँ। सरेंडर करने पे मुझे कुछ पैसा तो मिलेगा, इसलिए भी लोग सरेंडर करते हैं पॉलिसी, राइट। या आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल गया, कोई दूसरी कंपनी है वो आपको बेटर डील दे रही है, बेटर ऑफर दे रही है, और अच्छा डील दे रही है। या मान लो वो ढंग से बात नहीं करते, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, रिलेशनशिप मैनेजर है, आपको ढंग से बताते नहीं है जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन सब कारणों से भी पोस्ट सेल्स जो सर्विस है, कस्टमर सर्विस वगैरह, वो अच्छी नहीं है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इन सब कारणों से लोग जो हैं अपनी पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं। एक बात और, जब आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करते हो तो आपको जो पैसा मिलता है थोड़ा बहुत वापस मिल जाता है, जो आपने प्रीमियम भरा है उसका एक हिस्सा आपको वापस मिल जाता है, जिसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। अब ये जो पैसा मिलेगा, क्या इस पे टैक्स एग्जेम्पशन होगा? आपको ये तो पता है कि डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों के ऊपर सेक्शन 10(10)(d) के हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, कोई टैक्स नहीं भरना होता आपको, राइट। अगर आपको मौत आ जाए तो जो आपको डेथ बेनिफिट मिलता है, और मौत ना आए तो फिर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, ये टैक्स फ्री होते हैं। चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, जिस केस में आपको डेथ बेनिफिट मिलता है, वो भी टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करोगे ना, और आपको जो पैसा वापस मिलेगा उस पर फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, कोई टैक्स एग्जेम्पशन उस पर नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो सरेंडर जब पॉलिसी करते हैं लोग, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता, काफी नुकसान झेलना पड़ता है उसमें, जैसा कि आगे मैं आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। तो सरेंडर वैल्यू समझ में आ गई आपको? जब आप अपनी एंडाउमेंट या यूलिप पॉलिसी बीच में छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं सरेंडर करना। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए, जब आप अपनी पॉलिसी टर्मिनेट कर देते हैं मैच्योरिटी पीरियड से पहले, मैच्योरिटी पीरियड 20 साल का है, आपने 5 साल के बाद प्रीमियम देना बंद कर दिया, यानी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हो। अंडरस्टूड? एकदम क्रिस्टल क्लियर है अब आपको सरेंडर वैल्यू? तो सरेंडर कर दी पॉलिसी, तो जो आपको पैसा वापस मिलेगा उसे बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, ठीक है, सरेंडर वैल्यू। अब एक बात बताओ, सरेंडर वैल्यू कितने तरह की होती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है? अभी अभी इरडई का एक नया रूल आया है,
मैं रिपीट करता हूँ, अभी अभी इरडई का एक नया रूल आया है, और ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है, देखो जनरली क्या होता है ना, कंपनी क्या करती हैं, लेट से आपने कोई पॉलिसी ली और आप उसका प्रीमियम भर रहे हो, ठीक है, तो उसकी एक सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगी अगर आप वो पॉलिसी बीच में छोड़ दोगे। कंपनी जो ये सरेंडर वैल्यू देती है आपको, इसमें से थोड़ा सा कुछ अपना भी माइनस कर लेती है चार्ज, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सरेंडर चार्ज। तो एक सरेंडर वैल्यू जो होती है, जो आपको मिलती है, उसमें से थोड़ा बहुत जो है एक सरेंडर चार्ज माइनस कर लेती है कि भाई कंपनी आपको बोलेगी मैंने आपके ऊपर इतना लोग लगाए, आपको रिलेशनशिप मैनेजर दिया, ये मेरा खर्चा तो था, तो वो थोड़ा सा माइनस कर लेती है सरेंडर चार्ज, और वो आपको दे देती है। लेकिन इरडई का एक नया रूल है, वो ये कहता है अगर किसी पर्सन ने कम से कम 5 साल प्रीमियम भरा है, कम से कम 5 साल अगर किसी पर्सन ने प्रीमियम भरा है ना, तो फिर कंपनी सरेंडर चार्ज नहीं लगाएगी, ठीक है। तो ये बस एक छोटी सी चीज मैंने कहा आपको बता दूं। अभी हम सरेंडर चार्ज को एक बार थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सरेंडर वैल्यू, तो पहली जो सरेंडर वैल्यू होती है, दो तरह की होती है सरेंडर वैल्यू, एक होती है गारंटेड और एक होती है स्पेशल। तो पहले गारंटेड वाले की बात कर लेते हैं। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कितना पैसा वापस मिलेगा अगर मैं अपनी पॉलिसी को छोड़ दूंगा ना, तो जो मैंने प्रीमियम भरा है एंडाउमेंट में या यूलिप में कितना मिलेगा। तो पहले गारंटेड बताता हूं आपको, अगर आपने गारंटेड, ये पहले ही बता देते हैं वो गारंटेड वाली है कि स्पेशल वाली है। तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू ये होती है, गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो है वो आपको तभी मिलेगी जब कम से कम 3 साल आपने प्रीमियम भरा होगा। मान लो आपने कोई पॉलिसी ली और उसका प्रीमियम सिर्फ 2 साल बाद भरा, और 2 साल के बाद आपके पास पैसे खत्म हो गए, प्रीमियम उसके बाद आपने भरना बंद कर दिया। अब आपने कहा जो 2 साल प्रीमियम भरा है उसका कुछ हिस्सा वापस ले लेता हूं, यानी सरेंडर वैल्यू वापस ले लेता हूं, तो आपको नहीं मिलेगा। गारंटेड सरेंडर वैल्यू तभी मिलेगी जब कम से कम 3 साल प्रीमियम आपने भरा हो, ठीक है। तो जो भी मैं चीजें बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन्हीं से एमसीक्यू बनेंगे। क्वेश्चन एमसीक्यू आ जाएगा, गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो होती है वो कितने साल मिनिमम प्रीमियम भरने पे मिलती है, तो 3 साल तो प्रीमियम भरना पड़ेगा। हाँ, 3 के बाद आप चाहें तो प्रीमियम भरना बंद कर सकते हैं और सरेंडर वैल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिसी सरेंडर करके अप्लाई कर सकते हैं। तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू तभी पॉलिसी होल्डर को मिलता है अगर वो 3 साल कंप्लीट कर ले, ठीक है। कितना मिलता है? पहले साल का प्रीमियम छोड़ दो तो बाकी जितने भी प्रीमियम है उनका 30% उसे वापस मिल जाता है। जैसे मैं कैलकुलेशन बताता हूं, मान लो आपने 20,000 रुपए पर ईयर आप प्रीमियम भर रहे हो, ठीक है। आपने कोई एंडाउमेंट पॉलिसी ले रखी है और आप एक साल में आप 20,000 रुपए आप ईयरली पे करते हो प्रीमियम, ठीक है। मंथ वाला छोड़ देते हैं, और अगर मंथ वाला भी है तो ईयरली पे कैलकुलेट करते हैं। तो एक साल में आप 20,000 रुपए प्रीमियम भर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को, और आपने 3 साल में कितना भरा? 60,000। लेकिन पहले साल का प्रीमियम इसमें काउंट नहीं करते, तो कितना बचा? पहले साल का छोड़ दो तो कितना बचा? 40,000। तो 40,000 का 30% आपको वापस मिल जाएगा, 12,000, ठीक है ना। यानी 30% ऑफ द टोटल प्रीमियम, जितना भी आपने टोटल प्रीमियम भरा है माइनस फर्स्ट ईयर का प्रीमियम, उसका 30%। मैं रिपीट करता हूं, टोटल प्रीमियम आपने जो भी भरा है अब तक, उसमें से पहले साल का प्रीमियम माइनस कर दो और उसका 30% निकाल लो, ये आपको इतना पैसा वापस मिल जाएगा। इसको बोलते हैं गारंटेड सरेंडर वैल्यू। अब मान लो कोई पर्सन है, उसके पास पैसे खत्म हो गए और उसने 3 साल प्रीमियम भरा, मान लो यही एग्जांपल उसी पर्सन का है, तो वो कहेगा यार पैसे बिल्कुल नहीं है, चलो कम से कम 12,000 तो मिल रहे हैं, पॉलिसी छोड़ देता हूं अपनी। ठीक है, मैंने 60,000 भरा है वो छोड़ो, लेकिन अभी मुझे जरूरत है, तो 12,000 तो मिल रहे हैं। यानी आपका 48,000 रुपए का नुकसान है सीधा सीधा। समझ में आया? 48 से ज्यादा का ही है, क्योंकि एंडाउमेंट प्लान है तो ब्याज भी तो मिल रहा होगा उस पर, आपको 5% मिले चाहे कुछ भी मिले, बट मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। लेकिन मिनिमम आपका 48,000 का नुकसान इसमें हो जाएगा। तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल प्रीमियम जो आपने भरा है उसमें से पहले साल का प्रीमियम निकाल दो और उसका 30% निकाल लो, इतना आपको वापस मिल जाएगा अगर आप पॉलिसी को बीच में छोड़ते हो। और गारंटेड सरेंडर वैल्यू तभी मिलेगी जब कम से कम 3 साल आपने प्रीमियम भरा हो। और जैसा मैंने बताया, जो टर्म प्लान होते हैं इनमें कोई सरेंडर वैल्यू का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि इनमें मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है। इज दैट अंडरस्टूड? अगर आपने कोई टर्म प्लान बीच में छोड़ दिया, टर्म प्लान भी तो आप बीच में छोड़ सकते हो, टर्म प्लान में भी तो आप हर साल या हर महीने प्रीमियम भरते हो, तो वो कुछ नहीं मिलेगा आपको, 1 रुपया नहीं मिलेगा वापस, ठीक है।
ये तो सिर्फ यूलिप या एंडाउमेंट प्लान पे होता है सरेंडर वैल्यू। अब जो दूसरी सरेंडर वैल्यू है वो है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पेशल सरेंडर वैल्यू? स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो होता है उसको निकालने के लिए पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि पेड अप वैल्यू क्या होता है। एक और वर्ड आता है पेड अप वैल्यू। मान लो कोई पॉलिसी होल्डर है, उसने उसने जो प्रीमियम है वो पे करना छोड़ दिया कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है। तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू के केस में क्या होता है, उसकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी लेकिन उसका सम अश्योर्ड कम हो जाएगा। समझ में आया? और जो नया सम अश्योर्ड होगा हम उसे बोलेंगे पेड अप वैल्यू। जैसे आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं, आपने मान लो 10 साल के लिए जो है अपनी पॉलिसी ली और 10 साल के लिए ही आप प्रीमियम भरोगे हर साल। ठीक है, 10 साल आपने टाइम पीरियड है एंडाउमेंट पॉलिसी का और आप प्रीमियम भर रहे हो। 5 साल आपने प्रीमियम भरा और आपका सम अश्योर्ड जो था इनिशियली वो था 20 लाख रुपए। 5 साल आपने प्रीमियम भर दिया तो कंपनी एक चीज बोलेगी, मान लो 5 साल के बाद आप कहते हो अब मैं और प्रीमियम नहीं भर रहा, तो कंपनी कहेगी चलो कोई नहीं, आपकी पॉलिसी चलने देते हैं लेकिन सम अश्योर्ड कम कर देते हैं, सम अश्योर्ड 10 लाख कर देते हैं। आपको अभी भी पूरे 10 साल ही हम प्रोटेक्शन देंगे लेकिन 20 लाख नहीं देंगे, आपको 10 लाख देंगे। तो ये जो 10 लाख है ये पेड अप वैल्यू है। ठीक है ना, ये सम अश्योर्ड है 20 लाख, ये जो 10 लाख है ये क्या है, ये पेड अप वैल्यू है। तो पेड अप वैल्यू क्या होती है, एडजस्टेड सम अश्योर्ड। अगर आपने प्रीमियम नहीं भरा तो आपका सम अश्योर्ड कम कर देती है कंपनी स्पेशल सरेंडर वैल्यू के केस में और आपकी पॉलिसी चलने देती है। ठीक है, तो पेड अप वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? पेड अप वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपका जो ओरिजिनल सम अश्योर्ड है उसको आप बस मल्टीप्लाई कर दो जितने भी प्रीमियम आपने भरे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 10 साल की पॉलिसी है और आपका सम अश्योर्ड है 20 लाख और अगर आपने 5 साल प्रीमियम भरा है, पूरे 10 साल नहीं भर पा रहे आप, तो ये 10 लाख हो जाएगी। क्यों? 5/10 इंटू सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड 20 लाख है तो आपने जितने प्रीमियम भरे हैं और जितने भरने चाहिए थे उनका रेशो ले लो। आपने आधे भरे हैं तो वैल्यू आधी हो गई। अगर आपने 1/4 प्रीमियम भरे होते तो सम अश्योर्ड भी उसी हिसाब से 1/4 हो जाता। ठीक है, तो पेड अप वैल्यू क्या होती है? पेड अप वैल्यू को क्या करो, जितने पेबल प्रीमियम है, जितने प्रीमियम आपको भरने हैं उनमें से जितने आपने भरे हैं यानी पेड प्रीमियम, उनका रेशो निकाल लो और उसी रेशो में सम एश्योर्ड को भी एडजस्ट कर दो। क्लियर? तो उसको बोलते हैं पेड अप वैल्यू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप स्पेशल सरेंडर वैल्यू निकाल सकते हो। स्पेशल सरेंडर वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है, तो पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल सम एश्योर्ड इनटू नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान, ये तो मैं आपको पहले पेड अप वैल्यू निकालने का एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लो आप प्रीमियम भरते हो 15,000 रुपए हर साल और आपने 3 लाख रुपए की सम अश्योर्ड ले रखी है। ठीक है, और आपकी पॉलिसी का टेन्योर है 20 साल। आपने 4 साल के बाद प्रीमियम भरना बंद कर दिया। 4 साल के बाद तो आपको प्रीमियम कितने टाइम में भरना था? 20 साल तक भरना था। आपने सिर्फ 4 साल भरा। आपका सम अश्योर्ड कितना है? सम अश्योर्ड है 3 लाख, तो 4/20 इंटू 3 लाख, ये आपका नया सम अश्योर्ड हो गया। आपने सिर्फ 20% प्रीमियम भरे हैं तो आपका अमाउंट भी 20% हो गया, यानी कि 3 लाख का 20% यानी 60,000। ये पेड अप वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर है? अब एक बार आपने पेड अप वैल्यू निकाल ली तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है, पेड अप वैल्यू ले लो, उसमें एक बोनस जोड़ दो। ठीक है, ये मैं बताता हूं बोनस क्या होता है, और उसको सरेंडर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। सरेंडर वैल्यू फैक्टर कंपनी आपको पहले ही बता देती है। जैसे मैंने वहां पे 30% लिया था ना, तो ये भी डिपेंड करता है सरेंडर वैल्यू फैक्टर कितना होता है। हाँ, गारंटेड वाले में 30% फिक्स होता है, लेकिन सरेंडर वैल्यू फैक्टर यहाँ पे 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ठीक है, पर चलो कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं वो 30% ही है। तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू कैसे निकालूंगा? अब जो मैंने एग्जांपल दिया था, 60,000 रुपए का मेरा सम अश्योर्ड था यानी पेड अप कैपिटल, पेड अप वैल्यू जो थी मेरी सर। ठीक है, पेड अप वैल्यू कितनी थी? पेड अप वैल्यू क्या होती है? पेड अप वैल्यू ये होती है, मेरा सम अश्योर्ड प्रीमियम के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जितने प्रीमियम मैंने भरे हैं उसी रेशो में सम अश्योर्ड कम हो जाता है। तो मेरा 3 लाख का था लेकिन मैंने 20% प्रीमियम भरे, 20 में से 4 साल भरे यानी 20%, तो मेरा ये भी 20% हो गई 60,000। प्लस बोनस, प्लस बोनस मतलब ये है
अब जो भी मैंने प्रीमियम भरे उन पे कुछ तो पैसा कमाया होगा ना, तो मैंने 4 साल में जब प्रीमियम भरा तो उस पर मुझे बोनस मिला 30,000 का, तो ये 30,000 भी जोड़ लो। ठीक है, पेड अप वैल्यू प्लस बोनस, तो टोटल कितना हो गया 90,000। 90,000 को 30% से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये यहां पे सरेंडर वैल्यू फैक्टर है। अगेन सरेंडर वैल्यू फैक्टर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट मैंने 30% लिया है क्योंकि काफी सारी कंपनियों का 30% होता है, किसी का कम ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि 27,000 रुपए मुझे वापस मिल जाएगी स्पेशल सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू दो तरह की होती है, कौन कौन सी? एक तो गारंटेड। गारंटेड कैसे निकालते हैं? गारंटेड के लिए कम से कम 3 साल प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा, वरना गारंटेड नहीं मिलेगी। गारंटेड ऐसे निकालते हैं, जितना भी आपने प्रीमियम भरा है अब तक पहले साल का छोड़ के, उसका 30% निकाल लो, वो आपको वापस मिल जाएगा। ये होती है गारंटेड। और स्पेशल वाली कितनी होती है? स्पेशल वाली में पहले आपको पेड अप वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसमें बोनस जोड़ के उसका 30% या जो भी सरेंडर वैल्यू फैक्टर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो होती है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। तो आई होप अब ये क्लियर होगा। चलिए, अब एक वर्ड हम यूज करते हैं, सरेंडर वैल्यू यहां पे खत्म होता है, अब एक वर्ड यूज करते हैं हम, कैश वैल्यू। कैश वैल्यू क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ध्यान से सुनना, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या वैल्यू है उसे बोलते हैं कैश वैल्यू। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं कैश वैल्यू। तो ये कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बता देता हूं। जैसे ये एक प्लान है, एंडाउमेंट प्लान जो मैंने लिया हुआ है। अगेन कैश वैल्यू जो होता है वो टर्म इंश्योरेंस के लिए नहीं होता, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में क्या वैल्यू होगी? इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ भी नहीं, वापस तो कुछ भी नहीं मिलना। कैश वैल्यू कैसे निकालते हैं? कैश वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो हर इंश्योरेंस पॉलिसी की एक कैश वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये हर समय चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक एंडाउमेंट प्लान लिया था टाटा एआईए का। क्या था ये प्लान? ये था कि मैं 30 साल के लिए अपना जो है पैसा डाल डाल रहा हूं। 30 साल के लिए मतलब मैं अपने आप को सिक्योर कर रहा हूं, और 10 साल प्रीमियम भरूंगा। टोटल प्रीमियम ये मुझसे कितना लेंगे? ये मुझसे लेंगे 10,000 रुपए महीना, यानी कि मुझसे 1.2 लाख हर साल लेंगे, और 10 साल तक प्रीमियम लेंगे, मतलब 12 लाख प्रीमियम में भरूंगा। और अगर मैं बच गया तो मुझे 51.9 लाख मिलेंगे 20 साल के बाद, और नहीं बचा तो मुझे 20.8 लाख मेरे परिवार को डेथ बेनिफिट मिलेगा, और बच गया तो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा 51.9 लाख। इज दैट अंडरस्टूड? ये एक एंडाउमेंट प्लान है। अब मैंने प्रीमियम भरना स्टार्ट किया, अब 10 साल प्रीमियम भरना है मुझे। ठीक है, तो मान लो 5 साल के बाद मैंने प्रीमियम भरना जो है वो बंद कर दिया, या चलो बंद नहीं भी किया, 5 साल के बाद मेरी पॉलिसी की वैल्यू कितनी है? देखो 30 साल के बाद तो इतनी है, 30 साल के बाद तो इतनी है, लेकिन 5 साल के बाद भी तो कुछ होगी ना। 5 साल मतलब 5 साल में मैंने जो प्रीमियम भरा है, फिर 5 साल में जो प्रीमियम भरा है उस पर बोनस भी जोड़ लो, तो कुछ तो कैश वैल्यू होगी। तो वो कैश वैल्यू आपको पता चल जाती है, वो इसलिए कैश वैल्यू पता चल गई तो आप फिर उस पर लोन ले सकते हो। मान लो वो कहता है बैंक या इंश्योरेंस कंपनी जिससे भी आपने लिए पॉलिसी, बैंक के भी टाई अप रहते हैं ना इंश्योरेंस कंपनियों के साथ, बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट होते हैं। चलो इंश्योरेंस कंपनी से आपने कोई इंश्योरेंस लिया है, एंडाउमेंट प्लान, आप उनसे ये पूछ सकते हो कि देखो 30 साल के बाद की वैल्यू तो मुझे पता है, अभी कितनी है? मान लो 5 साल के बाद कितनी है? तो मान लो वो कहते हैं भाई 5 साल में आपने प्रीमियम कितना भरा है, एक साल में आप 1.2 भर रहे हो, तो 5 साल में इंटू 5 मतलब 6 लाख आपने भरा है। 6 लाख में बोनस और जोड़ लो, मान लो 1 लाख का बोनस अब तक आपने कमा लिया, तो आपकी पॉलिसी की वैल्यू आज की तारीख में 7 लाख है। तो आप 7 लाख को गिरवी रखवा के कोलेट्रल इसके ऊपर आप कम से कम 7 लाख का लोन ले सकते हो, अगर बैंक चाहे। बैंक कहे नहीं 7 लाख रखवाओगे तो 5 लाख का दूंगा, तो 5 लाख का ले लो। लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपकी इंश्योरेंस जो वैल्यू है, आपने जो इंश्योरेंस लिया है उसकी कैश वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितनी है, 4 साल बाद कितनी है, 5 साल बाद कितनी है, 10 साल बाद कितनी है। उससे फायदा ये होगा अगर आपने उतना टाइम पूरा कर लिया, 4 साल 5 साल या 10 साल जो भी है, तो आप उसके ऊपर लोन ले सकते हो, तो उसको बोलते हैं कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू में और सरेंडर वैल्यू में क्या फर्क होता है? कैश वैल्यू सिंपल आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आपने जो प्रीमियम पे करे हैं और उस पे जो आपने रिटर्न्स कमाए हैं या बोनस कमाया है, तो वो अमाउंट कितना है, यानी आपकी पॉलिसी की वर्थ कितनी है एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे बोलते हैं कैश वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू होता है अगर आपने अपनी पॉलिसी सरेंडर कर दी तो आपको बदले में पैसा कितना मिलेगा, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू।
और सरेंडर वैल्यू दो तरह की होती है, गारंटेड या स्पेशल। तो उनके अलग अलग तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के, और कंपनी आपको पहले ही बता देती है जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदोगे तो उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन में कि कौन से वाली सरेंडर वैल्यू कंपनी कंसिडर करेगी, गारंटेड वाली या स्पेशल वाली। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी का सेट नंबर 1। और जैसा मैंने बताया हम आराम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सारी टर्मिनोलॉजी एक वीडियो में फटाफट डेफिनेशन बता के ख़त्म कर दिया। बहुत एफर्ट से मैं आपको समझा रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ। आप किसी से भी जाके अब इनके बारे में बात कर सकते हैं, किसी से भी जाके इनके बारे में भिड़ सकते हैं। इंश्योरेंस के एजेंट को बुलाना, मेरी बात मानो, LIC के एजेंट को बुलाओ एक बार, ये बोल के कि मुझे पॉलिसी लेनी है, और उससे बात करना आपको अलग ही मज़ा आएगा, अलग ही सुकून मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा उसको परेशान करना, छोटी मोटी पॉलिसी हो सके तो ले लेना। जो मैंने 1 लाख रुपए का सम अश्योर्ड पे कुछ हज़ार रुपये प्रीमियम होगा साल का मुश्किल से, टर्म इंश्योरेंस, वो ले लेना। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा जीवन में भी, वो एक अनमैच्ड होगा, ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको बस 3-4 ही टर्म्स बताई हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशो, राइट, क्लेम सेटलमेंट रेशो बाय वैल्यू भी और बाय नंबर भी। सरेंडर वैल्यू दोनों तरह की, गारंटेड और स्पेशल, और दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा पेड अप वैल्यू भी आपको बताई मैंने। पेड अप वैल्यू क्या होती है? जितने प्रीमियम आपने भरे हैं उसके हिसाब से आपका सम अश्योर्ड जो होता है वो रिवाइज हो जाता है। और मैंने आपको फिर कैश वैल्यू भी एक पॉलिसी की बताई है। कैश वैल्यू पता होनी चाहिए अपनी पॉलिसी की, वर्थ एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम पता होनी चाहिए, जिससे आप उस पर लोन ले सकें। इज दैट क्लियर?